हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के अंदर यूनिट नंबर 4, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है सीबीएसई पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लास्ट तक आपने इसको देखना है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो पेपर में आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, हमारा टारगेट है 70 आउट ऑफ 70। ओके, चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2023 में पूछा था। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। अ सर्कुलर कोयल ऑफ रेडियस, एक सर्कुलर कोयल है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखे हैं, रोटेट कर रही है अबाउट वर्टिकल डायमीटर विद एन एंगुलर स्पीड। आपको यहाँ पे एंगुलर स्पीड यानी कि आपको ओमेगा यहाँ पे दिया है। ओमेगा कितना दिया है यहाँ पे 25/पाई और रेडियन पर सेकंड। जैसे कि आपको पता है कि ओमेगा एंगुलर जो वेलोसिटी है उसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, जिसका मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पे दिया है। इधर मैं लिख देता हूँ, बी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है, 3 × 10⁻⁻² टेस्ला। द मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कोयल, ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा कोयल के अंदर, ये आपसे पूछा है। तो देखो, ईएमएफ का अगर आपको फाइंड करना है तो बार बार देखो एक ही फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं कि E इक्वल टू माइनस ऑफ d∅/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आपको ये भी पता होगा, देखो ये d∅/dt ये फैराडे ने हमको बताया था। उसके बाद ये जो नेगेटिव साइन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लेंज ने हमको बताया था कि यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी आता है। ठीक है, ये आप थ्योरी के अंदर पढ़ चुके हैं। आगे मैं इसको लिखता हूं -d/dt, और जो फाई जो फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, NBA, और यहाँ पे आता है cos थीटा। ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, सर्कुलर कोयल है, उसकी रेडियस आपको दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखी है, वो रोटेट कर रहा है वर्टिकल डायमीटर के अबाउट, एंगुलर स्पीड उसकी आपको गिवन है। तो यहाँ पे पूछा आपसे कि तब मैक्सिमम ईएमएफ आपने बताना है, यानी कि ई मैक्सिमम आपने बताना है। तो ई मैक्सिमम कितना आएगा, आप देख सकते हैं ई मैक्सिमम ईएमएफ विल बी। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। आप 11th क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़ के आए है ना फिजिक्स के अंदर। तो एन क्या होता है आपको पता है, नंबर ऑफ टर्न्स है। बी क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ए क्या, यहाँ पे जो कोयल का जो जो, जो यहाँ पे लिखा है ना सर्कुलर कोयल, उसका जो एरिया है। ओके, और कोस थीटा, थीटा आपको क्या पता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। बेसिकली हम फाई को देखो कुछ ऐसे लिखते हैं, फाई का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बी डॉट ए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का क्या होता है, ये डॉट प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो अब देखो, डिफरेंशिएशन का रूल आपको पता है कि जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट से बाहर लिखेंगे। एन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म लिखा है, देखो यूनिफॉर्म है तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, एरिया भी कोई चेंज नहीं हो रहा। एरिया रेडियस दे रखी है तो उसका एरिया जो है वो भी फिक्स है, एरिया चेंज नहीं हो रहा। तो चेंज किस में आ रहा है, यहाँ पे लिखूंगी कोस थीटा में, कोस थीटा। तो आगे सिंप्लीफाई करूंगा मैं इसको, ये बन जाएगा -NBA, और कोस थीटा को इंटीग्रेट करो, सॉरी डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा, साइन थीटा। और थीटा को जब डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, d∅/dt, वही उसी को हम बोलते हैं ओमेगा। d∅/dt क्या होता है, ओमेगा होता है। और कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आता है, माइनस का साइन थीटा आता है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या चाहिए, ई मैक्सिमम। अगर आपको ईएमएफ मैक्सिमम चाहिए तो यहाँ पर आपको साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी होगी। और जैसे कि हमको पता है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे हम 1 को रिप्लेस कर देते हैं और हमारे पास बनेगा NBA और ओमेगा। अब आपने क्या करना है, जो वैल्यू तो आपको दे रखी है जस्ट यहाँ पे पुट कर देंगे। एन की वैल्यू हमको पता है, बी की वैल्यू हमको दे रखी है, एरिया पहले एक बार फाइंड कर लो। यहाँ पे देखो लिख देता हूं मैं एरिया, एरिया क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, πr²। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पाई, आर रेडियस कितनी है 8 है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। उसको अगर मीटर का स्क्वायर में बदलोगे कितना हो जाएगा आपका, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया आ गया है। ठीक है, ओमेगा इसने दे ही रखा है, तो जस्ट वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास, ई मैक्सिमम
इज इक्वल टू n इज इक्वल टू कितना हमारे पास 40 इंटू b की वैल्यू लिखी हुई है 3 इंटू 10 की पावर -2 है। आगे चलेंगे, एरिया अभी मैंने लिखा है यहाँ पे बोर्ड पे देखो, एरिया कितना है पाई इंटू 64 इंटू 10 की पावर -4, ओके। और ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है 25/पाई, यहाँ पे लिख देता हूं 25 डिवाइडेड बाय पाई, ये ओमेगा की वैल्यू रोडेश ने दे रखी है, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको विजिबल होगा। एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं, ओके ठीक है। देखिए तो अब हम क्या करेंगे भाई, पाई से जो है ये पाई कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, और बाकी जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। बाकी जो है उसको हम क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका 100, एक जीरो पहले से तो ये 1000 हो गया, ठीक है। और इंटू 3 इंटू 64 इंटू, अब जो भी 10 की पावर उसको आप इकट्ठा कर लीजिए। 10 की पावर देखो कितनी दिखाई दे रही है यहाँ पे, माइनस का 2 माइनस का 4, तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते तो 10 की पावर माइनस का ये 6 हो गया। तो अब ये क्या बनेगा, 3 को मल्टीप्लाई करो 64 से, 3 4 जा 12 और 3 6 जा कितना हो जाएगा 18 और ये 19 हो गया, है ना। और 10 की पावर कितना बचेगा, देखो ये 3 है और ये माइनस का 6 है, तो माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। तो आप आंसर देख लीजिए, आंसर इस फॉर्म में नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर -3 है, तो यहाँ पे अगर मैं डेसिमल लगाता हूँ तो ये बनेगा 0.192 और ईएमएफ है तो ईएमएफ यूनिट वोल्ट। अब चेक कर लीजिए 0.19 कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा 0.19 वोल्ट, ये आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी 2023 में पूछा गया था, सीबीएसई ने पूछा था। क्वेश्चन क्या देखिए, टू आइडेंटिकल सर्कुलर कोएक्सियल कॉइल्स, आपके पास दो कॉइल है, एक ए और एक इस तरह से बी। वर्टिकल प्लेन्स पैरेलल टू ईच अदर, इनका जो वर्टिकल प्लेन है वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन, दोनों के अंदर ही मान लीजिए सेम करंट फ्लो कर रहा है और सेम ही डायरेक्शन में करंट मान लीजिए फ्लो कर रहा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कोइल्स इज डिक्रीज, अगर इन दो कोइल के बीच की ये जो दूरी है, कह रहा है कि अगर इस दूरी को हम क्या करें, डिक्रीज करें, कम करें, एट ए कांस्टेंट रेट द करंट, तो इन दोनों में जो करंट फ्लो कर रहा था पहले आई, इसमें भी आई, उस पर क्या इफेक्ट होगा। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि ए के अंदर इंक्रीज करेगा और बी में डिक्रीज करेगा। आपको क्या लगता है पहला ऑप्शन ठीक होगा कि गलत होगा। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि ए के अंदर तो करंट, ये देखो ये ए है, ये ए कोइल है और ये आपकी बी कोइल है, कह रहा है ए में बढ़ेगा और बी में घटेगा। तो ऐसा क्यों होगा, देखो दोनों कोइल एक दूसरे के नजदीक आ रही है, ओके। तो दोनों कोइल जब एक दूसरे के नजदीक आएंगी तो इस ए की वजह से बी के अंदर क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा, बी की वजह से ए के अंदर भी फ्लक्स बढ़ेगा। और लेंज लॉ क्या कहता है कि देखो फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, उसमें उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है ना। तो लेंज लॉ ये कहता है कि जो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा या फिर जो करंट इंड्यूस होगा वो इस तरह से होगा कि वो जिसकी वजह से हुआ, जो कोज है, उसको वो अपोज करे। तो अपोज करने के लिए इसके अंदर ईएमएफ इस तरह से सेटअप हो जाएगा कि जो इसके अंदर करंट फ्लो करा वो इसको क्या करेगा, कम करेगा। तो सेम यहां पर भी होगा। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब है कि सिमेट्री भी आपको दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से दोनों के अंदर करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी बल्कि डिक्रीज करेगी, डिक्रीज इन बोथ ए एंड बी। तो बी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 2023 का क्वेश्चन है। पूछा क्या है, अ बार मैग्नेट इज ड्रॉप इन अ होलो मेटालिक सिलेंडर। ठीक है भाई, देखो एक सिलेंडर बना देते हैं यहाँ पे, एक होलो इस तरह से कोई सिलेंडर है, खाली है, अंदर से सिलेंडर है, मेटल का सिलेंडर है। अगर एक बार मैग्नेट हम यहाँ पे लेते हैं, चलिए देखो यहाँ पे बार मैग्नेट ले लेते हैं, इधर मान लीजिए एक ये बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट में आपको पता है दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। और कह रहा है कि ये बार मैग्नेट अगर इसके अंदर ऐसे फोल्ड करवाया जाता है, देखा ना, अब बार मैग्नेट इज ड्रॉप, बार मैग्नेट को ड्रॉप कर दिया इस सिलेंडर के अंदर अलोंग इट्स वर्टिकल एक्सिस। देखो वर्टिकल एक्सिस आपको पता है ना, सिलेंडर बिल्कुल बीच वाली जो एक्सिस होती है, ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग इसको ड्रॉप किया गया है। तो जो मैग्नेट फॉल कर रहा है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो नॉर्मली आप 11th क्लास में आप पढ़ के आए हैं, 11th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा था ग्रेविटेशन का। वहां पर हम क्या पढ़ते हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट
कुछ हाइट से हम नीचे फॉल करवाते हैं, ओके, नीचे फॉल करवाते हैं तो फ्री फॉल होता है उसका, तो उसका जो एक्सेलेरेशन होता है वो किसके बराबर होता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है, जी के बराबर होता है, ठीक है। अगर हम ए रेजिस्टेंस वगैरह को निग्लेक्ट कर दें तो यहां पर भी देखो अगर ऊपर से फॉल करेगा तो ये जी एक्सेलेरेशन से ही फॉल करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नई चीज है, वो क्या है, अभी मैंने आपको बताई थी कि देखो जब ये बार मैग्नेट इसकी तरफ बढ़ेगा तो आप यहाँ पे इस चीज को देखिए, इस लूप को देखिए, जैसे ही इसकी तरफ बढ़ेगा इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा। अगर किसी कोयल के अंदर आपको पता है किसी लूप के अंदर अगर फ्लक्स में चेंज आता है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, तो इसके अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगा या फिर करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो जिसकी वजह से इंड्यूस हुआ है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अपोज कैसे कर सकता है, वो तो तभी कर सकता है जब ये वाला जो फेस है सिलेंडर का ये भी क्या बन जाए, नॉर्थ पोल बन जाए। और अगर ये नॉर्थ पोल बना तो आपको बोलता है नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये जो बार मैग्नेट नीचे आ रहा था इसको, इसका जो स्पीड है, इसकी जो एक्सेलेरेशन है उसको ये थोड़ा सा कम कर देगा। तो थोड़ा सा अगर कम कर देगा तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, लेस देन जी। यही पूछा ना, एक्सेलेरेशन क्या होगा, जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, तो वो जी से थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 2023। स्क्वेयर शेप कोयल, साइड दे रखी है उसकी 100 टर्न्स दे रखी है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, इस बार क्या हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है, तो कोई एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूं, ध्यान से सुनेंगे। फाई जो है, फाई का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, बी ए कोस थीटा। अगर किसी भी कोयल के अंदर, किसी भी लूप के अंदर ईएमएफ आपने इंड्यूस करना है, आप किसी कोयल के अंदर ईएमएफ को इंड्यूस करना चाहते हैं, जैसे जनरेटर आपने देखा है, तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस करने के आपके पास 3 तरीके होते हैं। पहला, कितने तरीके होते हैं आपने पढ़ा हुआ थ्योरी के अंदर, पहला तरीका, ये दूसरा तरीका है, और ये तीसरा तरीका। पहला तरीका क्या है कि या तो आप कोयल के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेंज करवाओ टाइम के साथ, दूसरा है कोयल का एरिया चेंज करो टाइम के साथ, तीसरा है थीटा को चेंज करो। थीटा मींस बी और ए, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसको आप चेंज करते रहो, उससे क्या होगा, फाई में चेंज आएगा, और फाई में अगर चेंज आएगा तो बाय दिस फॉर्मूला आई कैन राइट माइनस डी फाई बाय डी टी। तो किस में चेंज आएगा, फाई में चेंज आएगा तो टाइम के साथ, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब जो मैंने तीसरा मेथड आपको बताया जिसमें थीटा चेंज होता है, ये आप मेरे को एग्जांपल बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि ऐसा कहां पर होता है, डे टू डे लाइफ में आप कहां पर देखते हैं जहां पर हम थीटा को चेंज करवाते हैं जिसकी वजह से ईएमएफ या फिर करंट इंड्यूस हो जाता है कोयल के अंदर। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर्मूला हम यही अप्लाई करेंगे, E इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। अब एक चीज इन्हें पहले बता दी, परपेंडिकुलर फील्ड है, दिखा ना, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो लूप किस तरह से होगा, जैसे मान लीजिए स्क्वायर लूप कुछ इस तरह से है, ऐसे मान लिया, साइड 10 सेंटीमीटर है, साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर है, 100 टर्न्स है इसके अंदर, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसके अक्रॉस, कुछ ऐसे होगा, मैं क्रॉस से मैं इसको मेंशन कर देता हूं, क्रॉस आपको पता ही होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड एंड इनवर्ट, इस तरह से। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनेंगे, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर किधर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा आपका 0 हो गया, तो कोस 0 आपको पता है 1 होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फिर सिर्फ लिखूंगा बी और ए, और एन भी लिख देता हूं साथ में, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 1 नहीं है बल्कि 100 है। तो हम क्या करेंगे, बस पुट कर देते हैं वैल्यू माइनस। अब देखो एन में तो क्या हो रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा, एन बाहर लिखेंगे, एरिया में कोई चेंज नहीं आ रहा, बाहर लिखेंगे, लेकिन बी के अंदर टाइम के साथ चेंज आ रहा है, डीबी बाई डी, और डीबी बाई डी की वैल्यू लिखी हुई है 1 टेस्ला पर सेकंड। वैल्यू पुट करते हैं जल्दी से, एन की वैल्यू कितनी है माइनस 100, एरिया कितना हो जाएगा, लूप का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर कितना माइनस का 4, और यहाँ पे लिखोगे मीटर स्क्वायर, या फिर बनेगा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर स्क्वायर, रिप्लेस करेंगे -2 dB बाई डी टी, अगेन 1 है आपका, आंसर आएगा 1 वोल्ट। चेक कीजिए, -1 तो नहीं दिख रहा लेकिन मेरे को, वेट, हाँ ये रहा 1 वोल्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर, चलो 6 है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा था 2021 का क्वेश्चन है भाई,
लेंज लॉ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछा गया था एमसीक्यू में, एनर्जी। ठीक है, देखो ये आपको बाकी भी पता होना चाहिए, जैसे आप पढ़ गए ना केसीएल केवीएल, उसमें पूछ लेता है कई बार सीबीएसई। जैसे केवीएल जो है इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ विच, उसके अंदर कौन सा कंजर्वेशन लॉ लगता है, केसीएल के अंदर कौन सा कंजर्वेशन लॉ लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन 10 हेनरी इंडक्टर इन विच करंट चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस इन दिस टाइम, क्या होगा देखिए। तो देखो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हम अगेन वही अप्लाई करेंगे। ई इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एक तो होता है माइनस का डी फाई बाई डी टी, ध्यान से देख लेना, माइनस डी बाई डी टी। यहां पर मैं कुछ बी वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूंगा, बल्कि फाई हमको पता है, फाई एल आई के बराबर भी होता है। एल होता है सेल्फ इंडक्टेंस, कोयल का सेल्फ इंडक्टेंस होता है, और आई जो है कोयल के अंदर ये करंट होता है, करंट जी। तो चलिए देख लेते हैं क्या वैल्यू बनेगी फिर आपकी यहाँ पे, इक्वल टू, अब देखो एल फिक्स है ना, तो एल को हम बाहर लिख देते हैं, बचेगा क्या, डी बाई डी टी, यहाँ पे आएगा आई, यानी कि डी आई बाई डी टी। तो लिख देता हूं मैं, माइनस एल की वैल्यू कितनी है 10 हेनरी है, इन टू डी आई बाई डी टी। देखो करंट में कितना चेंज रहा, फाइनल करंट कितना है आपका 2, इनिशियल कितना था 11, कितने टाइम में ये चेंज आया, नीचे टाइम भी लिखा 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 1। देख लीजिए माइनस का 10 इंटू 2 माइनस 11 कितना आएगा, माइनस का 9 आएगा ना, तो यहाँ पे माइनस का 9, और डिवाइड में क्या है 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 1। कैंसिल, देख लो ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 10 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा फिर आपका, ये 10 ऊपर जाएगा तो ये 100, ठीक है ना, 100 वोल्ट। देख लीजिए ये रहा 10 की पावर 2 वोल्ट, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगेन क्वेश्चन 2021 से है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फेवरेट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आपको मैंने 11वीं क्लास में 11वीं क्लास में जिन बच्चों को मैंने डिफ्रेंशिएशन पढ़ाया था, और वो बच्चे जब इस क्वेश्चन को करते हैं अभी 12th क्लास में आके, तो फिर से वो डिफ्रेंशिएशन में गलती करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ से मेरे को मौका मिलता है कि आपको चेक करने का कि आपको डिफ्रेंशिएशन कितना याद है या भूल गए हो। तो देखो पूछा क्या इसमें, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोयल, किसी कोयल क्या करो जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू इसने ऑलरेडी हमको दे दी है, कितनी है 5 टी स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 60, ये हमको फ्लक्स की वैल्यू दी है। वो बाकी सारा देखो लिखा 5 वेबर में है, टी सेकंड में, वो सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कोयल एट दिस टाइम, 5 सेकंड पर आपने ईएमएफ बताना कितना होगा। तो बेटा ईएमएफ का फॉर्मूला तो एक ही है, बार बार अप्लाई करें, डी फाइव बाई डी टी। तो जल्दी से लिखिए माइनस डी फाइव बाई डी टी, यानी कि फाइव को आपने डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जल्दी से बोलिए क्या बनेगा 10 टी प्लस 3। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ऐसे कैसे जाएगा, आपको डिफरेंशिएशन आता होगा। हमको चाहिए ईएमएफ कब, एट टी इक्वल टू कब चाहिए 5 सेकंड पे। अगर आपको डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप फिजिक्स फ्रेम चैनल पे, इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, एक वन शॉट वीडियो है डिफरेंशिएशन का, वो आप देख सकते हैं। टी इक्वल टू 5 सेकंड, तो यहाँ पे पुट करेंगे माइनस, जहां पे टी है हम 5 पुट करेंगे तो ये 53 आपको मिलेगा। ईएम हम निकाल रहे हैं तो यूनिट वोल्ट हो जाएगी। आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, और वहां तक विजिबल है कि नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया था 2000, अच्छा थोड़ा सा चेंज कर देखिए भाई, क्वेश्चन पूछा गया था ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए क्या है, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। अ स्क्वायर लूप, देखिए अ स्क्वायर लूप, ओके ठीक है, चलिए
A square loop of side 10 centimeter with its sides parallel to x and y axis is moved with a velocity of 8 centimeter per second in the position x direction containing a magnetic field in the position z direction. तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेसिकली 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में, एक स्क्वायर लूप है आपके पास, साइड कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है, इट्स साइड पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ पे देखो बना देते हैं एक स्क्वायर, इस तरह से लूप है कोई भी, ये इस तरह से, और ये मान लीजिए देखो ये एक्स एक्सिस है इधर, और ये इधर आपके ऊपर ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इसकी साइड एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल है। इज मूव विद वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर पर सेकंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इसको इस डायरेक्शन में मूव करवाया जाता है किस स्पीड से, 8 सेंटीमीटर पर सेकंड से, ठीक है भाई, इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद कंटेनिंग ए मैग्नेटिक फील्ड इन द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में जहां पर ये लूप है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, जेड डायरेक्शन में है। तो यहां से देखो एक बात तो क्लियर होगी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर जेड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल आपका कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है, और उसका जो फील्ड का ग्रेडियंट दे रखा है ना, मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट आपको ये दिया है। अब मैं इधर लिख देता हूं मैग्नेटिक फील्ड ग्रेड क्या होता है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट है इसको कैसे लिखेंगे हम, dB बाय dx से लिख देता हूं। देखो दो चीजें होती है, एक ग्रेडियंट होता है, एक रेट होता है। अगर रेट होता है तो टाइम के साथ जुड़ा होता, ग्रेडियंट है तो पोजीशन के साथ जुड़ा होता है। तो dB बाय dx वो कितना है, वो है आपका 10 की पावर -3 टेस्ला पर सेंटीमीटर, और अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, और ये जिसकी डायरेक्शन है ना वो नेगेटिव एक्स में है, माइनस में है, तो चाहो तो आप यहाँ पे एक माइनस भी लगा दो वैसे, ठीक है, क्योंकि हम पॉजिटिव एक्स की बात करें ना तो ये नेगेटिव में है। ओके, चलिए आगे लिखा है कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो ईएमएफ कैलकुलेट करना है, तो देखो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, हम बार बार फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, -d∅/dt लिखेंगे यहाँ पे लिखूंगा -d, ऐसे लिखूंगा dt, ओके। और फाई की जगह पे क्या लिखेंगे हम, देखो एंगल हमको पता लग गया, बी में और ए में एंगल 0 है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं लिख देता हूँ बी और यहाँ पे ए। एरिया के अंदर, लूप का एरिया में कोई चेंज नहीं आ रहा है, चेंज कहाँ पे आ रहा है, बी के अंदर आ रहा है, तो आगे चल के लिखेंगे इसको -a, और यहाँ पे आएगा dB/dt इस तरह से। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आती है कि dB/dt तो हमारे पास है ही नहीं, इसने तो हमको दे रखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है, वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये तो बताया नहीं हमको। अब क्या करेंगे, देखो इसका भी हमारे पास सोल्यूशन है, इधर लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। चलो देखिए सोल्यूशन क्या है कि अब देखो मेरे पास ईएमएफ की वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास जो ईएमएफ की वैल्यू बनी है वो है -a और dB/dt, ये वैल्यू बनी। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको dx से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ओके, और dx से मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। मैथमेटिकली हम कर सकते हैं, पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, dx से मल्टीप्लाई किया और dx से ही इसको डिवाइड किया। तो अब देखो क्या बनेगा, ये -a dB/dx लिख देता हूं, थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूं यहाँ पे, और साइड में dx/dt लिख देता हूं, बस इसको रीअरेंज करके मैंने लिख दिया, दोनों dx को मैंने यूज कर लिया। अब देखिए -a, देखो एक बार लिख देते हैं -a dB/dx की वैल्यू मेरे पास है ऑलरेडी, पुट कर देता हूं मैं, dB/dx मेरे पास होगा, dx/dt क्या होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, x डायरेक्शन में लूप बढ़ता जा रहा है, तो dx/dt वेलोसिटी तो होगी, तो उसको लिख देता हूं मैं v लिख देता हूं, इक्वल टू माइनस एरिया बोलिए, लूप जो है साइड 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया कितना होगा, अभी आपको बताया था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर -2 बचेगा मीटर स्क्वायर में, 10 की पावर -2, ठीक है भाई। उसके बाद dB/dx की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, dB/dx की वैल्यू ये रही। और एक चीज आप ध्यान में रखोगे, ये टेस्ला पर सेंटीमीटर है, तो इसको पर मीटर में कैसे बदलोगे, देखो ये कुछ ऐसे है ना, माइनस में 10 की पावर -3 टेस्ला और पर सेंटीमीटर, अगर आप इसको पर मीटर में लिखोगे तो सेंटीमीटर की जगह क्या आएगा, 10 की पावर -2, तो ये बनेगा आपका -10 की पावर -3,
और नीचे क्या होगा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, अगर मैं इसको मीटर में बदलूंगा तो ये जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस का 1 बचेगा, तो लिख देते हैं यहाँ पे 10 की पावर माइनस का 1 बचेगा, माइनस में था तो यहाँ पे प्लस हो गया, 10 की पावर क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा, ठीक है लिख दिया ओके। v की वैल्यू 8 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो मीटर में कितनी हो जाएगी 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, रिप्लेस करेंगे इसको भी, तो लिख देते हैं यहाँ पे 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2, सोल्व करेंगे कितना आएगा आपके पास 8 इंटू, अब देखो 10 की पावर कितना हो गया माइनस का 5, ओके 10 की पावर कितना हो गया यहाँ पे -2 और -1 माइनस का 5 हो गया। ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास आया है ईएमएफ, क्या पूछा था इसने कैलकुलेट द ईएमएफ, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी आपका क्वेश्चन 2019 से है, क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। सीलिंग फैन है, ईच ब्लेड रोटेट्स इन सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस दे रखी है आपको, फैन कितने रोटेशन कर रहा है 2 रोटेशन पर सेकंड, यानी कि देखो आर की वैल्यू कितनी है 0.5 मीटर है, लिख देता हूं। ओमेगा की वैल्यू 2 रोटेशन पर सेकंड, एक रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई, और 2 रोटेशन में कितना हो जाएगा भाई 4 पाई, तो 4 पाई रेडियन पर सेकंड है, ठीक है भाई। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 इंटू, ये आपको पता ही होगा कि अर्थ का भी क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड होता है हर जगह पे, जहां पे हम हैं वहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे ऊपर लगता है। 2 कंपोनेंट हम उसके लेते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 टेस्ला, ठीक है। पूछा क्या है ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द इनर एंड द आउटर एंड्स ऑफ ब्लेड, है ना। तो जैसे ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए एक रोड है ना, एक कोई मेटालिक रोड है इस तरह से, और ये यहाँ पे कोई मान लीजिए एक्सिस है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कोई एक्सिस है और ये इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है, ओके। और फील्ड के अंदर है, फील्ड के अंदर जब ये रोटेट करेगी तो फील्ड के अंदर रोटेट करने से क्या होगा वहां पे फ्लक्स में चेंज आएगा, फाई में चेंज आएगा, और अगर फाई में चेंज आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, एक मिनट, यहाँ पे जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं वो फॉर्मूला कौन सा होगा, देखिए तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे E इक्वल टू 1/2 बी, ओके, आर स्क्वेयर ओमेगा, ठीक है ना, 1/2 बी आर स्क्वेयर ओमेगा, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो लिखिए 1/2 बी की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, आर का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 0.25, और ओमेगा कितना है 4 पाई, ओके। चलिए 4 पाई रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपका 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 100 आएगा, और डेसिमल लगाओ तो ये 1 बच जाएगा आपके पास, तो आपका आंसर कितना आएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 5 वोल्ट, ठीक है, यही आपका आंसर आएगा। पाई की वैल्यू आप पुट कर सकते हो 3.14, मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ये वोल्ट में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेक्टेंगुलर लूप है, साइड उसकी दे रखी है आपको, तो रेक्टेंगुलर लूप का एरिया निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो एरिया कितना आ रहा है यहाँ पे 500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, मीटर स्क्वायर में बात करूंगा तो 500, और यहाँ पे आएगा 10 की पावर कितना माइनस का 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। एक्स वाई प्लेन में है, सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा गया है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लीजिए, ये अगर एक्स वाई प्लेन में है तो एरिया वेक्टर किधर होगा जेड डायरेक्शन में होगा, के कैप में होगा, और फील्ड भी किधर है के कैप में है, तो थीटा तो हमको पता लगे, थीटा तो आपको कितना है 0 डिग्री है, तो डेट्स वाई cos 0 1, ठीक है। आगे चलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम का फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, 5t² प्लस 2t प्लस 10 के कैप, ऐसा करके कुछ चीज नहीं लिखा है। बी की वैल्यू ये आप देख सकते हैं, बी जो है वो टाइम का फंक्शन है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। बाकी देखो बी टेस्ला में है, टाइम सेकंड में, वो सारी चीजें मेंशन कर रखी है। कोई लूप का रेजिस्टेंस बता दिया इसने कितना है हमको, वो है 4 ओम है। फाइंड द ईएमएफ, ईएमएफ बताइए कितना होगा, और करंट भी बताइए, दोनों चीजें पूछ ली हमसे। तो देखो करंट के लिए भी बताऊंगा अभी आपको, पहले एक बार ईएमएफ फाइंड कर लेते हैं, ई कितना होगा।
तो ईएमएफ के लिए फॉर्मूला अगेन माइनस डी फाई बाई डी टी हम अप्लाई करेंगे, तो लिख देते हैं जल्दी से यहाँ पे माइनस डी बाई डी टी, और फाई की जगह हम लिखेंगे बी ए, कोस थीटा नहीं लिखूंगा, कोस थीटा की वैल्यू 1 है। तो एरिया में चेंज आ रहा है, एरिया में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो एरिया तो बाहर आएगा, माइनस एरिया की वैल्यू पुट करके लिख देता हूँ 5 इंटू और 10 की पावर माइनस का 2, तो डी बी बाई डी टी। ओके, डी बी बाई डी टी हमको चाहिए हुआ, डी बाई डी टी, और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं 5 टी स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 10। ठीक है, देखिए क्या बनेगा फिर ये -5 इंटू 10 की पावर -2, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आपको मिलेगा कितना 10t प्लस 2, 10t प्लस 2, ये हमारे पास ईएमएफ है, लेकिन ईएमएफ हमको चाहिए कब, इस टाइम पे, इधर लिख देते हैं ईएमएफ चाहिए मेरे को एट t इक्वल टू कब 5 सेकंड पे, कितना आएगा देखिए -5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, और t की जगह कितना पुट करोगे, 5 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा ये 52 आएगा आपके पास। ठीक है ना, कितना आ जाएगा ये 5 पुट करोगे ना t की जगह पे, तो ये आपका 50 प्लस 2 52 आ जाएगा। अब क्या करोगे आप इसकी मल्टीप्लाई करके लिख दो, ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 5 दूनी 10 और 5 की पंजो 25, 25 और 1 26, 260, और 10 की पावर कितना है माइनस का 2 है साथ में, तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो -2.6 और वोल्ट, ये आपके पास ईएमएफ आ गया। ठीक है, अब आगे चलेंगे। देखो साथ में पूछे करंट, इंड्यूस्ड करंट भी बताइए, तो इंड्यूस्ड करंट के लिए फॉर्मूला हम ये वाला अप्लाई करेंगे। ये वैसे ये 10th क्लास में आप पढ़ गए, ओम्स लॉ आपने पढ़ा था, I इक्वल टू वी बाई आर, तो V की जगह ईएमएफ और R की जगह R मैंने लिख दिया। तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी है 2.6, यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, मैं मोड मैंने लिख दिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। R कितना है 4 दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4, डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा, देखो 0.6 पे जाएगा, हाँ 6 पे जाएगा, उसके बाद 0.65 और यहाँ पे लिख दोगे एम्पियर, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पी बाई क्यू ही है, पहले पूछा गया था। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। देखो इसके मैं सेकंड पार्ट पे मैं फोकस करूंगा, फर्स्ट पार्ट आपका थ्योरेटिकल, आप देख सकते हैं स्टेट फैराडे लॉ आपने बताने, फैराडे ने जो नियम दिए थे। ठीक है ना, फैराडे ने क्या बताया था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है तो किस बात पर डिपेंड करेगा कि किस रेट से फ्लक्स में चेंज आ रहा है। ठीक है, वो सारी चीजें हैं, उन पर डिस्कस नहीं करूंगा, मैं बी पार्ट पे देख रहा हूँ। तो देखो बी पार्ट में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड थ्रू सर्कुलर लूप ऑफ वायर है कि उसका लूप जो है उसकी रेडियस कितनी है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और लूप का रेजिस्टेंस से एक काम करते हैं, इसको स्मॉल आर से लिख देता हूँ मैं, इसको मैं स्मॉल आर से लिख देता हूँ, ये रेडियस है, और लूप का जो रेजिस्टेंस है उसको मैं कैपिटल आर से लिख देता हूँ, उसकी वैल्यू है 8.5 ओम दे रही। ठीक है, चेंज कर रहा है टाइम के साथ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है टाइम के साथ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में टाइम के साथ चेंज आ रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप। देखो इसने बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लूप के क्या है, परपेंडिकुलर है, और लूप के अगर परपेंडिकुलर, जैसे मान लीजिए ये लूप है और लूप के अगर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो एरिया वेक्टर के तो पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, या एंटी पैरेलल हो जाएगा, दोनों ही सिचुएशन में जो थीटा की कोस थीटा की वैल्यू वो आपको 1 या -1 देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यानी कि आपको पता लग गया कि वो परपेंडिकुलर है लूप के, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल 0 है। आगे चलेंगे। अच्छा ये बताइए, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप, लूप के अंदर कितना करंट इंड्यूस होगा ये हमको फाइंड करना। देखो अब ध्यान दीजिए, ईएमएफ के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ई इक्वल टू हम लिखते हैं माइनस का डी फाई बाई डी टी, हम ये फॉर्मूला लेके चलते हैं। ओके, और यहाँ पे फिर हम लिखते हैं माइनस डी बाई डी टी, और फाई की जगह हम लिखते हैं बी ए कोस थीटा। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आपको, अगर आपको देखना कि ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, आपको चेक करना पड़ेगा क्या बी में चेंज आ रहा है, क्या एरिया में चेंज आ रहा है, और क्या थीटा में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे ना तो थीटा में चेंज आ रहा, ना लूप का एरिया चेंज हो रहा, चेंज किस में आ रहा है, यहाँ पे बी में चेंज आ रहा है। एक बात तो क्लियर है, लेकिन बी के अंदर जो चेंज आ रहा है उसको इस बार ना तो डायरेक्टली दिया, ना उसको मैथमेटिकली दिया, बल्कि उसको ग्राफिकली दिया। ये नया है। ओके, इस बार
मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज आ रहा है उसको इसने ग्राफिकली मेंशन किया है। जैसे वो होता है ना कि पहेली की तरह पूछ लिया क्वेश्चन, उसको पहले देखना पड़ेगा कि हाँ ये चीज उसके अंदर ढूंढनी पड़ेगी, तो पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि बी के अंदर चेंज किस तरह से आ रहा है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका 3 पार्ट में होगा, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में बी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, एरिया में पहले बता दिया था, थीटा में मैंने पहले बता दिया। तो दूसरे पार्ट में तो ईएमएफ भी 0 होगा और करंट भी 0 होगा, खत्म। पहले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, तो इसलिए पहले पार्ट के लिए लिख देता हूं, ये पहले पार्ट के लिए इधर मैंने लिख दिया। पहले पार्ट में ईएमएफ कितना आएगा, उसके लिए देखो माइनस एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर करोगे ना, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, 12 है, 12 का स्क्वायर करोगे, इधर मैं साइड में लिख देता हूँ, ये आएगा आपका 144, और सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। इधर लिख देता हूँ 144, और यहाँ पे है 10 की पावर कितना, माइनस का 4। ठीक है भाई, और एरिया लिख दिया मैंने। बी में अभी चेंज देखेंगे, कोस थीटा का कुछ करना ही नहीं, वो तो 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी टी, यानी कि डी बी बाई डी टी। पहले रीजन के लिए डी बी बाई डी टी कितना होगा आप बता सकते हैं। बी में कितना चेंज आ रहा है, 0 से 1 पे जा रहे हैं, और टाइम में कितना चेंज आ रहा है, 0 से 2 पे जा रहा है। तो ये चेंज किस में आया, बी में। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इस पूरे की जगह मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, डी बी बाई डी टी की जगह मैं लिख देता हूँ इंटू में 1/2। इससे क्या कैंसिल हो रहा है आप देख लीजिए, कैंसिल हो जाएगा, कितने में जाएगा, दोस्ते 14 हो गया। ठीक है, 2 7 जा 14, और 2 पे चला गया। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, चलो ठीक है लिख देते हैं। ये पाई की जगह कितना लिखोगे, 3.14 लिख दो, या फिर 22/7 वो भी आप लिख सकते हो। 3.14 इंटू यहाँ पे आएगा आपका 72, और यहाँ पे आएगा भाई 10 की पावर माइनस का 4, और ईएमएफ है तो यूनिट बन जाएगी आपकी वोल्ट। ठीक है, ये इतना काम मैंने कर दिया, ईएमएफ हमने फाइंड कर लिया पहले केस में। पूछा क्या था, कैलकुलेट इंड्यूस्ड करंट पूछा बेसिकली। तो करंट के लिए क्या करोगे, ईएमएफ को डिवाइड करना पड़ेगा। तो आई कितना होगा बताया था अभी, ई बाई आर होता है। तो ये आपका बनेगा कितना, देखो 3.14 इंटू 72 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, और डिवाइड में रेजिस्टेंस कितना है 8.5, यहाँ पे लिख देता 8.5 ऐसा कुछ। ठीक है, तो बस अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए 8.5 से, देखो कितने पे जाएगा। ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेना 8.5 पे, कितने पे जाएगा ये, उसके बाद आप इसको सोल्व करें। ठीक है, तो अलग अलग तरीके हैं कैलकुलेशन, तो आप खुद से भी एक बार देख सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं। कई बार हम पाई की जगह 22/7 लेके थोड़ा सा आसान भी हो सकता है। 22/7 अगर लेके करो ना, 22/7, और यहाँ पर था 144, और यहाँ पे था साथ में 1/2 था, और अब डिवाइड में अब तो 8.5 भी हमको दिख रहा है, और साथ में था 10 की पावर माइनस का 4। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ, 2 पे जाएगा, फिर 0 लगाऊंगा, फिर कितने हो जाएगा, ठीक है, फिर 5 पे जाएगा, ऐसा कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, 2 पे देख लो, 2 पे ये आपके 11 आपको देखने को मिलेगा, है ना। और फिर 8.5 पे, अब 5 पे डिवाइड हो जाएगा, देखो 5 पे कितना आएगा, ये 5 पे 1 पे जाएगा। ठीक है, फिर 3 7 पे जाएगा, डेसिमल देखो ऊपर भी एक के बाद है, नीचे भी एक के बाद है, डेसिमल से ये डेसिमल काट सकते हो, डेसिमल से डेसिमल काट सकते हो। ठीक है, ऊपर वाले 5 पे डिवाइड करो, 4 पे जाएगा, और फिर 1 पे जाएगा। ठीक है, अब क्या करना आपने, मल्टीप्लाई कर लो ऊपर वाले को 11 से, 11 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 आ गया, 44 और ये 42 हो जाएगा। नीचे कितना है आपका 17 है, और यहाँ पे है 10 की पावर माइनस का 4। ठीक है, ये डिवाइड कर लेना भाई इसको। ठीक है, कितने हो जाएगा देखो, 2 पे जाएगा पहले। ठीक है, 17 दूनी 34 हो जाएगा, 2 पे जाएगा, फिर 8 बचेगा, तो कितने हो जाएगा, फिर लगभग 4 पे जाएगा। ठीक है, 4 पे जाएगा। ठीक है, तो 24 पॉइंट समथिंग, और साथ में 10 की पावर कितना आपका माइनस का 4 आ रहा है, और ये देख लेना भी ये करंट है, तो करंट है तो एम्पियर में आप इसको लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब देखो ध्यान से देखो, जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें, ठीक है ना, एक काम करते हैं, चलो इसको लगभग ये जो वैल्यू आ रही है ना, मैं इधर लिख देता हूँ, लगभग आपकी वैल्यू जो आएगी 2.4 मिली एम्पियर, ये हमको देखने को मिलेगी। इस पार्ट में 2.4 मिली एम्पियर हमको मिल रही है, 2.4 मिली एम्पियर। और इस पार्ट में देखो, इस पार्ट में भी सेम है, इसमें 1 से 0 पे जा रहा है, और टाइम वही 4 से 6 है, तो यहाँ पर भी जो रेट आएगा वो 1/2 ही है। यहाँ पर भी रेट 1/2 था, यहाँ पर भी रेट क्या है 1/2, लेकिन यहाँ पे बी डिक्रीज कर रहा है,
तो इसलिए यहां पर आप लिख सकते हो कि करंट की वैल्यू देखो यहां पर क्या आई थी, अगर मैं इधर मान के चलो देखो ईएमएफ नेगेटिव में आया था ना, तो यहाँ पर आप मान लीजिए करंट आपका माइनस में आया था, ठीक है। तो इस वाले रीजन के लिए फिर वो एक माइनस ऑलरेडी आएगा, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो इस वाले रीजन में करंट आपको प्लस का मिलेगा, प्लस 2.4 मिली एम्पियर, ये चीज, ठीक है। अच्छा आगे एक चीज और कराइए, प्लॉट इट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब ये जो करंट आया है इसको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपने प्लॉट भी करना है, तो प्लॉट कैसे करेंगे देखो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इस तरह से, जैसे ग्राफिकली ग्राफ हमने बनाना है, तो करंट की वैल्यू देखो एक तो कितनी है 2.4, मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू कितनी है, ये 2.4 है, एक वैल्यू माइनस का, तो माइनस का 2.4 यहाँ पे है, ठीक है। तो जैसे ग्राफ में हम बनाते हैं ना, तो जैसे देखो, जैसे हम ग्राफ के अंदर बनाते हैं, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं और इधर से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना आपने, वैल्यू देखनी है जीरो से, टाइम इंटरवल देख लो, ये वाली जो एक्सिस है ये मान लीजिए किसको बता रही है, टाइम को बता रही है, ये ओरिजिन, ये वाली एक्सिस किसको बताएगी, टाइम को बताएगी, और ये वाली जो एक्सिस है देखो, ये एक्स एक्सिस टाइम को बता रही है, और वाई एक्सिस मान लीजिए किसको बता रही है, करंट को बता रही है, करंट, और करंट जो है वो आपका मिली एम्पियर में है, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे डिवीजन कर लेते हैं, देखो 0, 2, 4, 6, 8, फिर से मैं क्या करूंगा, कुछ वर्टिकल लाइंस खींच देता हूँ यहाँ पे, ऐसे कुछ वर्टिकल लाइंस इस तरह से, ताकि वैल्यू लेने में आसानी रहे, ठीक है, इस तरह, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक ये विजिबल होगा। उसके बाद देखिए, अब इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से हम बना देते हैं, देखो एक मिनट, ये 0, यहाँ पे टाइम 2, 4, 6, 8, ये सेकंड में है, ठीक है भाई। अब आप देखिए 0 से 2 में करंट की वैल्यू कितनी है, अभी मैंने बताया था आपको 0 से 2 में करंट की वैल्यू आप बताओगे कितनी है, 0 से 2 में कितनी है, माइनस का 2.4, तो 0 से 2 में करंट की वैल्यू ये है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये वैल्यू 0 से 2, 2 से 4 में करंट की वैल्यू 0 है, तो 0 है तो ये यहाँ पे उड़ा दूंगा, 2 से 4 में करंट की वैल्यू 0 है, 4 से 6 में करंट की वैल्यू प्लस का 2.4 है, तो यहां पर बनाओगे, तो ये हो गया आपका ग्राफ, बोला था इसने कि ग्राफ भी प्लॉट करो करंट के लिए, तो ये हो गया आपका ग्राफ, ओके। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई ने पूछा था, ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ये भी, यहां तक विजिबल है, ठीक, चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, क्या कर रहा है, मेटल डिटेक्टर है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, कौन सा प्रिंसिपल लगता है उसमें, तो देखो ये आपको पता होना चाहिए, म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल वहां पे लग रहा है, मेटल डिटेक्टर में क्या लग रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन। ये क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या पूछा है, देखो क्या कर रहा है, टू coils C1 and C2 are placed close to each other, the magnetic flux phi2 linked with the coil C2 varies with current I1 flowing in coil C1 as this, ठीक है, दो कोयल है वो एक दूसरे के क्लोज रखी हुई है, देखो कुछ इस तरह से एक बार बना देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कोयल है इस तरह से, और यहाँ पे एक दूसरी कोयल है, एक दूसरे के नजदीक ये कोयल्स इस तरह से रखी गई है, तो इसको बोल देते हैं क्या C1 और इसको बोल देते हैं क्या C2। फिर कह रहा है देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई टू क्या है, जो C2 के अक्रॉस है उस फ्लक्स की बात कर रहा है, फाई2 लिंक्ड विद कॉइल C2 वेरीज विद करंट I1, इस कॉइल के अंदर करंट कितना वेरी कर रहा है, I1 है, फ्लोइंग इन कॉइल C1 एज शोन इन फिगर, वो फिगर में दिखाया गया है। तो देखो यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्हें दे दी, ये फाई लिखा है, एक एक्सिस फाई बता रही है और एक एक्सिस आपको करंट बता रही है। तो यहाँ से क्या कह रहा है कि पहले क्वेश्चन में पूछा था म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस एम की वैल्यू आपसे पूछी गई है। पहले आप ये बताओ इस ग्राफ का स्लोप आपको क्या बताएगा, यहां से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, तो ग्राफ का स्लोप यानी कि d∅2 बाय di1 हमको क्या दे रहा है, तो जो स्लोप की वैल्यू आप कहीं से भी देख लो, देखो एक स्ट्रेट लाइन है, तो कहीं से भी आप देखोगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 5/2, है ना, कहीं से भी आप फाइंड करो 15/6 कहीं से भी करके देख लो, वैल्यू आपको यही आएगी, यानी कि वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 2.5 के आसपास वैल्यू आ रही है। अब इधर आप देखिए पूछा क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा, तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए आपको मैं बता देता हूं, फाई जो है, फाई का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास,
जब दो कोयल आप लेते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस की जब बात होती है, फाई इक्वल टू हम लिखते हैं एम इंटू आई, और फाई बाई आई हमारे पास क्या आता है, एम आता है। ओके, फाई बाई आई। अब ये देखो, ये क्या है, ये फाई बाई आई ही तो मैंने निकाला है। ओके, ये हमारे पास क्या है, ये फाई बाई आई ही मैंने लिखा है, ठीक है ना, डी फाई बाई डी आई। देखो अगर ये आप इस इक्वेशन को लेके चलो ना, अगर आप इस इक्वेशन इस फाई को अगर आप विद रिस्पेक्ट टू करंट आप डिफरेंशिएट करने चलोगे तो आपको डी फाई बाई डी आई इक्वल टू एम ही मिलेगा। डी फाई बाई डी आई कितना मिलेगा आपको, देखो डिफरेंशिएट करो इसको, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, 1 को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू करंट, डी फाई बाई डी आई इक्वल टू एम मिलेगा आपको। और हमारे पास डी फाई बाई डी आई की वैल्यू कितनी 2.5 आई है, तो एम की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2.5। ओके 2.5, और म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, हेनरी। तो आपका पहले का आंसर आ गया 2.5 हेनरी। सेकंड पार्ट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई बाई डी टी दैट विल इंड्यूस एन ईएमएफ ऑफ 100 वोल्ट इन C2। देखो अब कह रहा है कि वो रेट बताओ जो 100 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस कर देगा C2 के अंदर। देखो C2 के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके लिए फॉर्मूला में क्या अप्लाई करूंगा, माइनस डी फाई बाई डी टी, यही फॉर्मूला मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस है तो फाई की जगह मैं पुट करूंगा क्या, एम इंटू आई। एम इंटू आई मैंने पुट कर, देखो यहाँ पे मैं बहुत प्रिसाइजली M1 टू I1 टू I2 ऐसा कुछ नहीं लिख रहा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपको फिर 1 to 1 करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट इसको लिख दीजिए। तो हमको क्या चाहिए, हमको ईएमएफ कितना चाहिए 100 वोल्ट, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, मैं 100 वोल्ट मेरे को चाहिए, मैंने पहले अपनी डिमांड रख दी यहाँ पे 100 वोल्ट मेरे को चाहिए। आगे चलेंगे तो एम के अंदर एम कॉन्स्टेंट, तो एम को बाहर लिखेंगे माइनस एम, यहाँ पे चाहिए मेरे को डी आई बाई डी टी। तो पूछा इसने यही है, इसने पूछा डी आई बाई डी टी मेरे को बता दीजिए, जो 100 वोल्ट क्या कर दे, प्रोड्यूस कर दे। एम की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया 2.5 है, तो डी आई बाई डी टी कितना है, डी आई बाई डी टी इक्वल टू, डिवाइड में ले आऊं 100 और डिवाइड में एम कितना है 2.5, तो 2.5 है, इसे आप डिवाइड कर ले। देखो प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, रेट है, रेट चाहे बढ़े चाहे घटे, रेट तो रेट होता है, ठीक है, उसे वो इंड्यूस कर देगा ईएमएफ को उसके अंदर। तो 2.5 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डेसिमल कट के ऊपर 0 चला जाएगा, 25 से भाग कर दो तो 40 आ जाएगा भाई, 40 एम्पियर पर सेकंड, यूनिट का ध्यान रखना, 40 एम्पियर पर सेकंड। ये था आपका क्वेश्चन, सीबीएसई ने पूछा था 2023। आगे चलेंगे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है। अ लॉन्ग सोलेनोइड रेडियस आर दे रखी, नंबर ऑफ टर्न्स एन दे रखे, पर यूनिट लेंथ, करंट की वैल्यू आपको दे रखी है, सोलेनोइड के अंदर जो फ्लो कर रहा है, अ कॉइल ऑफ एन टर्न्स इज वाउंड टाइटली अराउंड इट नियर इट सेंटर। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आपके पास एक सोलेनोइड है, इस तरह से आपने देखा ही होगा, एक तार होती है जैसे स्प्रिंग की टाइप में, इसको लपेट दो, सोलेनोइड बन गया। इसके ऊपर, इस सोलेनोइड के ऊपर एक कोयल है जो लपेटी गई है, टाइटली वाउंड की गई है बिल्कुल इसके सेंटर के आसपास, कुछ ऐसे ये, तो ये कोई भी एक कोयल है और ये आपका सोलेनोइड। बात तो एक ही है, सोलेनोइड और कोयल होते बराबर ही है, बस थोड़ा सा नाम अलग अलग कर दिया। ये सोलेनोइड है और इसके ऊपर एक कोयल को लपेट दिया है सेंटर के आसपास। तो क्या कर रहा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कोयल, कोयल के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो फॉर्मूला अगेन माइनस डी फाई बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी। देखो एरिया वेक्टर, कोयल का एरिया वेक्टर और सोलेनोइड के अंदर जो फील्ड होगा उनके बीच में एंगल 0। आप देख सकते हैं सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, कैसे बनाते हैं हम, आपको पता नहीं, ये जैसे सोलेनोइड की क्या है, ये सेंट्रल एक्सिस है, तो एक्सिस के पास जो फील्ड है, फील्ड लाइन से वो लगभग पैरेलल हो जाती है और इस तरह से इस तरफ जा रही होंगी मान लीजिए, ठीक है, हमने मान लिया कि करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है, फील्ड लाइन इस तरह से जा रही है, तो कोयल का जो एरिया वेक्टर वो भी इधर है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा आपका 0 है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बी, एक मिनट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बी और ये ए। अब देखो बी ए मैंने लिख दिया, हमको चाहिए क्या, ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ है, हमको चाहिए ईएमएफ कितना यहाँ पे इंड्यूस हुआ है। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, एक मिनट क्या लिखा है, रेडियस आर है, नंबर ऑफ टर्न्स एन है और करंट की वैल्यू हमको दे रखी है, ठीक है, चलो ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। देखो एरिया में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, कोयल का एरिया जो है वो तो फिक्स है, तो हम क्या करेंगे, माइनस ए को तो बाहर लिख देते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ डी बी बाई डी टी लिख देता हूँ, इक्वल टू माइनस ए डी बाई डी टी लिखता हूँ, और ए की वैल्यू, सॉरी बी की वैल्यू, बी सोलेनोइड के अंदर सेंटर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो क्या होती है, म्यू नोट एन आई, पुट कर दीजिए।
म्यू नोट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अंदर खाली है, कोई मीडियम नहीं है। म्यू नोट एन नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे थे इसने, एन दे रखे हैं, और आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू पुट कर दो आई नोट साइन ओमेगा। आगे चलेंगे माइनस ए, जो कॉन्स्टेंट है बाहर लिखते रहो, म्यू नोट एन आई नोट। साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा ओमेगा। तो अल्टीमेटली आपके पास आ रहा माइनस ए म्यू नोट एन आई नोट ओमेगा कोस ओमेगा टी। मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, ये मेरे पास क्या आ रहा है, ईएमएफ आ रहा है, ठीक है। द ईएमएफ इंड्यूस्ड, तो ईएमएफ उसके अंदर इतना इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द सोलेनोइड एंड द कॉइल, इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस एम की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ इक्वेशन जो है लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। एक मिनट रुको, देखो डी बी बाई डी टी लिखा था ना मैंने यहाँ पे, तो इसके आगे एक स्टेप मैं इधर लिख देता हूँ, देखो इसके आगे एक स्टेप मैं इधर लिख देता हूँ, वो हमारे आगे काम आएगा। तो यहां से लिख देता हूँ ई इक्वल टू माइनस ए डी बी बाई डी टी, तो बी की जगह क्या म्यू नोट एन आई आएगा, तो यहाँ पे आएगा म्यू नोट ओके एन और डी आई बाई डी टी। तो ये अभी मेरे काम आएगा जब मैं नेक्स्ट पार्ट करूंगा इसका। इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 बोल रहा हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूँ, ठीक है। ये यहां तक विजिबल है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आगे चलेंगे, अब सेकंड पार्ट में म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा, तो देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू, हम फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे ना, माइनस डी फाइव बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी, फाइव की जगह एम इंटू आई लिखेंगे, तो ई इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास माइनस एम और डी आई बाई डी टी। इक्वेशन नंबर लिख देता हूँ क्या 3। आप 1 और 3 को कंपेयर करें, 1 और 3 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो माइनस से माइनस कट रहा है, डी आई बाई डी टी से वो कैंसिल हो जाएगा, तो एम की वैल्यू मेरे को जो देखने को मिलेगी, एम इज इक्वल टू क्या आएगा, ए म्यू नोट और एन, ए म्यू नोट एन, ओके। ये आपका आंसर है, आपकी वैल्यू। क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर देखो पहले पार्ट में तो क्या पूछा आपसे, डिफाइन द टर्म सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, राइट इट्स ऐसा यूनिट वगैरह, वो थ्योरेटिकल है, आप पढ़ भी सकते हैं। हेनरी उसकी यूनिट होती है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, कॉइल की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो क्या करती है, अपोज करती है, करंट की ग्रोथ को भी अपोज करेगी कॉइल, और करंट का अगर उसमें डीके होगा तो उसको भी क्या करेगी, वो अपोज करेगी, ठीक है। चलिए एक तरह से इनर्शिया ऑफ करंट उसको हम बोलते हैं वहां पे। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में क्या है, एक वायर है, इस वायर की वजह से आपने इसके ऊपर ये लूप जो दिख रहा है इसके ऊपर नेट फोर्स क्या फाइंड करना है, आपने नेट फोर्स फाइंड करना है। ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने में। देखो करंट इधर जा रहा है इस लूप में, इस वायर में, और इस लूप में भी इधर जा रहा है, तो इस पार्ट पे फोर्स कुछ इधर देखने को मिलेगा, इस पार्ट पे फोर्स कुछ इधर देखने को मिलेगा। ऊपर वाले पार्ट पे देखो करंट कुछ ऐसे जा रहा होगा ना, अब ऐसे तो है नहीं कि करंट जंप करके डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच गया, इधर करंट ऐसे जा रहा होगा। तो ऊपर वाले पार्ट पे आप देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, मैं कौन सा रूल अप्लाई कर रहा हूँ, देखो बेसिकली इस वायर की वजह से इस पूरे रीजन में राइट साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है बेटा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड एंड इनवर्ड। अब ऊपर वाले रूप पे मेरे को फोर्स अगर फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, दिस रूल, आप जानते हैं इसको, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। सबसे पहले अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पकड़िए इनसाइड, करंट उधर है तो फोर्स ऊपर लगेगा, थंब क्या बता रहा है, फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स इधर जाएगा, और नीचे वाले पे फोर्स इधर आएगा, ओके। और अब देखो एक बार नेमिंग कर देता हूं, ए बी सी और ये डी। फोर्स की नेमिंग कर देता हूं, ये F1, ये F2, ये F3 और ये F4। अब आप देख सकते हैं F3 और F4 सिमिट्री से दोनों बराबर हो रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाले आर्म की दूरी और नीचे वाले आर्म की दूरी वायर से बराबर है, सेम है। तो सिमिट्री से मैं क्या लिख रहा हूं, F3 का मैग्नीट्यूड F4 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो ना तो ये फोर्स लूप को ऊपर खींच के ले जाएंगे ना नीचे ले जाएंगे, वो तो खत्म हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। F1 और F2 में टक्कर है, F1 इधर लग रहा है वायर की तरफ, F2 जो है वो दूर धकेल रहा है लूप को। लेकिन आप देखिए करंट बराबर है, जो आर्म AC है, जो साइड AC है वो वायर के नजदीक है, वहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो F1 मजबूत होगा, F1 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, F2 से। तो अल्टीमेटली लूप के ऊपर नेट फोर्स वायर की तरफ ही लगने वाला है, ठीक है।
कितना लगेगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आप पहले F1 फाइंड करोगे, फिर आप F2 फाइंड करोगे। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ILB, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। आगे चलेंगे, करंट कितना देखो, अब आई की जगह देखो F1 फाइंड करना है ना, एक बार मैं लिख देता हूं, कौन सा करंट लेना आपने, लूप साइड के अंदर, लूप के अंदर कौन सा करंट है, I2। लेंथ किसकी लेनी है आपने, AC। ओके, लेंथ कितनी लेनी है, AC। और ये दे रखी होगी आपको ना, रेक्टेंगल है ना, A और B दे रखी है, तो L की जगह क्या पुट करोगे, B। तो नेक्स्ट पार्ट में इधर लिख देता हूँ I2 B। और B, ये B कौन सा है, ये इस वायर की वजह से यहाँ पर जो फील्ड होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I। अब करंट कौन सा है, वायर वाला, I1 बाय दूरी, कितनी दूरी पे है, A लिखा ना, A यहाँ पे आएगा A। ये F1 आ गया। इसी तरह से F2 फाइंड करोगे और दोनों का वेक्टर सम कर दोगे, जोड़ दोगे। वो काम मैं नहीं करने वाला, वो आप खुद करोगे, क्योंकि ये बार बार आप 11वीं क्लास में पढ़ा, आपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं आप वेक्टर सम कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो जो मेन चीज थी वो मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन पूछा था 2019 में CBSE। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है। इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रजिस्टर है, सीरीज में जोड़ दिए, एलसीआर सर्किट बन गया। यानी कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज डिक्रीज, अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी को अगर कम करोगे, सोर्स की फ्रीक्वेंसी ना, ग्रेजुअली, लगातार, तो रिएक्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, रिएक्टेंस पे, है ना। तो देखो रिएक्टेंस पे क्या होगा, रिएक्टेंस पता है ना आपको, एक होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, यानी कि 2 पाई न्यू एल। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1 बाई ओमेगा सी, यानी कि 1 बाई 2 पाई न्यू सी। कह रहा है कि अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है, अगर उसको हम डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कि अगर आप न्यू को डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, आप देख सकते हैं, न्यू को डिक्रीज करोगे एक्सएल डिक्रीज हो जाएगा, न्यू को डिक्रीज करोगे एक्सी इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, एक्स बोथ, ये तो गलत है, इंडक्टर डिक्रीज और कैपेसिटर इंक्रीज, हाँ ये सही है, बी आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2023 का क्वेश्चन अगेन, आइडियल इंडक्टर जोड़ दिया आपने एसी सोर्स के साथ, करंट इन द सर्किट, तो सर्किट में जो करंट होगा आपको पता है, इंडक्टर के केस में जो वोल्टेज है वो करंट से आगे चलती है, कितना आगे चलती है, बाय फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, पाई बाय 2। तो करंट क्या होगा, पीछे रह जाएगा, कितना, पाई बाय 2 से। ऑप्शन डी दिख रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये 1 मिनट रुकिए, देखिए भाई ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2023 का क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ एन एसी सर्किट, इंडक्टिव और कैपेसिटिव, एक्स एल एक्स सी, ये रेशियो पूछ रहा है भाई। आपको पता है ओमेगा एल, ये 1 बाई ओमेगा सी, तो ऊपर चला जाएगा ओमेगा सी, क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर एल सी, देख लीजिए ये रहा। नेक्स्ट ये रही, देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, सीरीज एलसीआर सर्किट है, कैपेसिटेंस को चेंज कर रहे हैं और रेजोनेट फ्रीक्वेंसी को सेम रखेंगे। तो कह रहा है कि एल को हमको चेंज करना है एनएल में, तो एन की वैल्यू बताइए। देखो क्या कर रहा है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, एलसीआर सर्किट है, ओके। तो आपने एन की वैल्यू क्या करनी है, आपको बतानी है। एक बार देख लीजिए, सीरीज एलसीआर सर्किट है, कैपेसिटेंस को चेंज कर रहे हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को सेम रहेगी। अच्छा देखो रेजोनेट फ्रीक्वेंसी की बात करें, अगर रेजोनेट फ्रीक्वेंसी की बात करें, यानी कि सर्किट जो है वो आपका वो रेजोनेंस में है, और रेजोनेंस में बेसिकली क्या होता है, एक्स एल इक्वल टू, तुम क्या लिखते हैं, एक्स सी लिख देते हैं। तो एक्स एल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ओमेगा एल होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई ओमेगा सी होता है, इस तरह से, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, तो क्या कह रहा है ये, इसको चलो मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, फिर कह रहा है कुछ चेंज किया इसने, क्या चेंज किया, एल को बदल दिया इसने, ओमेगा वही रहेगा, एल को बदल दिया इसने एन एल में, और क्यों बदला, क्योंकि सी बदल गया था, सी किस में बदल गया था, सी बाई 4 में, तो ओमेगा सी, और यहाँ पे ऊपर चला गया ये 4, ठीक है। सी बदल गया था तो एल को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि ओमेगा तो हम बदल नहीं देंगे। तो इक्वेशन नंबर बोल देते हैं 2। पूछ रहा है एन की वैल्यू, एन की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 को डिवाइड कर दो 1 से, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ओमेगा एन एल, यहाँ पे ओमेगा एल है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ, एक बार लिख देता हूँ, ओमेगा एन एल डिवाइड में क्या आएगा, ओमेगा एल इक्वल टू, इधर देखिए
2 को डिवाइड करें तो लिखेंगे 4/ओमेगा c, और 1 नीचे लिखोगे तो ओमेगा c ऊपर चला जाएगा, ओमेगा c ये कैंसिल हुआ, ओमेगा l से ओमेगा l कैंसिल हुआ, n की वैल्यू अल्टीमेटली जो मेरे को दिख रही है वो कितनी है, 4। ये 2023। चलेंगे आगे। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, देखिए लिखा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सोर्स फॉर विच 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर हैज अ रिएक्टेंस ऑफ दिस मच। ओके, फ्रीक्वेंसी बताइए, एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी बताइए जिसके लिए रिएक्टेंस इतना हो जाए, एक्स सी की वैल्यू कितनी हो जाए, 1000 हो जाए। फॉर्मूला आपको पता है 2 पाई न्यू सी, और सी की वैल्यू दे रखी इसमें, आपको चाहिए न्यू बताना है, तो न्यू क्या होगा 1/2 पाई 1000, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रो फैराड, यानी कि कितना 10 की पावर माइनस का 5 होता है भाई। तो देख लीजिए क्या बनेगा, फिर ये 3 ये रहा तो कट गया, यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, ऊपर चला गया 100, नीचे है 2 पाई, 2 से काट दीजिए 50/पाई हर्ट्ज, ये रहा। 2021 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 2020 का है, द पावर फैक्टर ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस विल बी। पावर फैक्टर याद होगा कोस थीटा क्या होता है R/Z, और रेजोनेंस कंडीशन क्या है, रेजोनेंस पे पूछा है तो रेजोनेंस पे क्या होता है XL XC के बराबर हो जाता है। उस केस में इंपीडेंस आपका R के बराबर आता है, एक बार लिख देता हूँ, Z इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है R² प्लस XL माइनस XC इस पूरे का स्क्वायर होता है, और रेजोनेंस पे XL और XC दोनों बराबर हो जाते हैं। डेट्स वाई Z किसके बराबर आएगा, R के बराबर, पुट कर दीजिए तो आपको कोस थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी R/R 1, और कोस थीटा क्या, यही तो पावर फैक्टर है, तो कितना आएगा 1। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या कह रहे थे, देखो इसमें इंडक्टर की वैल्यू दे रखी है, कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, और जो सप्लाई वोल्टेज है वो आपको दे रखी है इस तरह से। कैलकुलेट इंपीडेंस, जेड कैलकुलेट करना, फॉर्मूला अभी बताया था R² प्लस XL माइनस XC इस पूरे का स्क्वायर। आर की वैल्यू दे रखी है, लेकिन XL और XC की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दे रखी, पहले फाइंड करनी पड़ेगी। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इधर मैं अलग से फाइंड कर लेता हूँ, इधर फाइंड कर लेते हैं। XL कितना होगा, फॉर्मूला है ओमेगा L, ओके, और आगे चलेंगे फ्रीक्वेंसी ओमेगा, हाँ ओमेगा दे रखा है, तो ओमेगा की वैल्यू देखो, आप यहाँ पे कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, क्या होती है V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t प्लस 5, तो कंपेयर करोगे तो ओमेगा कितना मिल रहा है आपको 1000, लिख दीजिए यहाँ पे 1000, और L की वैल्यू 0.4 डेसिमल से 0 कटेगी 400 ओहम। XC की वैल्यू 1/ओमेगा C, 1/ओमेगा की जगह वही आप 1000 पुट करने वाले हैं, और C की जगह 10 माइक्रो, अभी बताया था 10 माइक्रो यानी कि 10 की पावर माइनस का 5 है, क्योंकि 10 से एक पावर कम हो रही है ना, तो 10 की पावर माइनस का 5 है, तो कितना बचेगा 100 आएगा, 100 ओम। वैल्यू पुट करेंगे, R कितना है 400, 400 का स्क्वायर प्लस XL देखिए 400, XC कितना है 100, 400 में से 100 गया 300, तो यहाँ पे लिखोगे 300 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आएगा, ये आपका आएगा टोटल करके 500 ओम बन रहा है आपका, ठीक है। इंपीडेंस आ गया कितना 500। दूसरे पार्ट में पीक वैल्यू ऑफ करंट है ना, पीक वैल्यू I इक्वल टू क्या होगा, पीक वैल्यू होती है कितना I0, पीक वैल्यू है ना, तो ये होगा आपका V0/Z। V0 कितना है देख सकते हैं, ये रहा V0 40, और Z कितना है 500 है ना। देख लीजिए इसको डिवाइड करके कितना आ रहा है, एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल हो रही है, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.8, ठीक है 0.8, और नीचे क्या है 10 था, तो ये आएगा 0.08 एम्पियर। ओके, क्वेश्चन 2020। नेक्स्ट
देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कर रहा है, लाइट बल्ब है और सोलेनोइड है, सीरीज में जोड़ दिया, ठीक है। चलो जोड़ देते हैं, लाइट बल्ब लट्टू जिसको कहते हैं और सोलेनोइड, ये रहा सोलेनोइड, सीरीज में जोड़ देते हैं। एक्रॉस एंड एसी सोर्स, एसी सोर्स को देखो ऐसे शो करते हैं, ये सिंबल होता है, ठीक है, ये जोड़ दिया। एक्सप्लेन हाउ द ग्लो ऑफ द लाइट बल्ब विल बी अफेक्टेड व्हेन द आयरन रोड इज इंसर्टेड इन द सोलेनोइड। अगर इस सोलेनोइड के अंदर एक आयरन की रोड को हम क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, आयरन रोड को इंसर्ट कर देंगे, तो इसके ग्लो पे, है ना, इसके ग्लो पे क्या इफेक्ट होगा, ग्लो, समझ रहे हो ना, ज्यादा करंट जाएगा ज्यादा ग्लो करेगा, कम करंट जाएगा कम ग्लो करेगा। आयरन रोड अगर आप यहाँ पे डालोगे तो उससे क्या होगा, तो उसमें एल में कुछ चेंज आएगा, एल का फॉर्मूला हम लिखते हैं ना, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ऐसा करके कुछ हम लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आयरन रोड डालेंगे तो ये म्यू नॉट बदल जाएगा, फिर मीडियम का परमिबिलिटी लिखना पड़ेगा, म्यू एम, जो कितना होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और आयरन के लिए म्यू आर की वैल्यू अच्छी खासी होती है, तो जिसकी वजह से एल बढ़ेगा, एल बढ़ेगा तो एक्स एल, ओमेगा एल होता है, तो ये बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा तो क्या होगा, तो सर्किट के अंदर जो, सर्किट का जो क्या है जेड की वैल्यू है, तो जेड की वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, और सर्किट में करंट क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो बल्ब जो जो ग्लो है वो कम ग्लो करेगा, बल्ब क्या करेगा, कम ग्लो करेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, रजिस्टर दे रखा है, ठीक है भाई, कैपेसिटर दे रखा है, इंडक्टर दे रखा है, सीरीज में जोड़ दिए, एलसीआर बना दिया, वी की वैल्यू दे रखी है, नेट रिएक्टेंस पूछ लिया, क्या पूछ लिया, नेट रिएक्टेंस पूछ लिया कितना होगा, ओके, और इंपीडेंस पूछ लिया सर्किट का, इफेक्टिव वैल्यू पूछ लिया। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, अभी हम करके आए थे वैसे ही है ना। नेट रिएक्टेंस के लिए क्या करोगे, एक्स एल फाइंड कर लो, ओमेगा एल, ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ओमेगा की वैल्यू देख लो, वी नोट साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई, है ना, एल की वैल्यू कितनी है 4/पाई, है ना, ये कैंसिल हुआ 400, ठीक है भाई। देखो भाई इस क्वेश्चन को मैं नहीं करवाने वाला, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 1/ओमेगा सी करोगे तो 1/ओमेगा कितना है भाई, यहाँ पे अभी बताया था 100 पाई, और सी की वैल्यू कितनी है 25, 25/पाई ऊपर चला गया, माइक्रो में है, ये कैंसिल हुआ, तो कितना आया देखो, ये आएगा 1 बाई कितना, एक मिनट, 25/पाई, हाँ ठीक है, अच्छा माइक्रो भी है साथ में ना, तो एक बार लिख देते हैं चलो इसको, और नीचे आएगा 2500 आएगा, और माइक्रो है, माइक्रो नीचे आएगा तो ऊपर कितना 10⁶ ऊपर चला जाएगा, सोल्व कर लो एक बार इसको, कितना बनेगा देखो, तो 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगी, तो 10⁴ बचेगा, यानी कि ऊपर आएगा कितना 10,000, कितना आएगा 10,000, और नीचे कितना है 25 है, तो डिवाइड करो 4, यानी कि 400, कितना आ रहा है 400, तो एक्स एल मैंने बता दिया, एक्स सी मैंने आपको बता दिया है, और क्या चीज है इसमें, ये भी 400 और वो भी 400 है, तो नेट रिएक्टेंस, सर्किट का नेट रिएक्टेंस कितना होगा, देखो नेट कैसे लिखते हो आप, ऐसे लिखते हो ना, आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी इस पूरे का स्क्वेयर, तो नेट रिएक्टेंस वाला ये जो पार्ट है ये तो आपका जीरो हो जाएगा, ये पार्ट जीरो हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू तुम देखने को मिलेगी यहाँ पे आपको सिर्फ आर के बराबर, जेड विल बी इक्वल टू आर। इंपीडेंस किसका, सर्किट का, सर्किट का इंपीडेंस जेड के बराबर ही देखने को मिलेगा, यानी कि 50, कितना आएगा आंसर 50। तीसरे पार्ट में पूछा इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, सर्किट के अंदर करंट की इफेक्टिव वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको पता ही, देखो इफेक्टिव वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू, इफेक्टिव वैल्यू पूछ रहा है, तो इफेक्टिव वैल्यू के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे ई की भी आपने कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, इफेक्टिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, और डिवाइड में क्या करोगे जेड, ओके, तो आई इक्वल टू, अब वी की इफेक्टिव वैल्यू क्या दे रखी है, एक बार देख लीजिए, नहीं दे रखी, ये तो वी नोट है, तो पहले हमको चाहिए वी इफेक्टिव, तो कितना होता है वी नोट बाई रूट 2, पता है ना, देखो इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, ठीक है, वी आर एम एस, इफेक्टिव वैल्यू बोलो, आर एम एस वैल्यू बोलो, वर्चुअल वैल्यू बोलो, एक ही बात होती है, तो इफेक्टिव वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी वी नोट बाई √2, तो पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू, वी नोट कितना है यहाँ पे, ये 70, हाँ 70 होगा, ठीक है, ये 70 है, डिवाइड में क्या है √2 आएगा, इनटू जेड की वैल्यू कितनी है, अभी बताई थी आपको 50 आ रही है, कितनी आ रही है 50, इसे डिवाइड करो, ये लगभग 1.4 के आसपास आएगा, √2 भी आपको पता है 1.4 होता है, तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक है भाई, ये था आपका क्वेश्चन, पूछा गया था 2023 के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए
ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है, सीरीज एलसीआर सर्किट है, एसी सोर्स ऑफ इफेक्टिव वोल्टेज आपको दे रखी है, कितना है इफेक्टिव वोल्टेज 50 है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 50 बाई पाई, आर की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, आरएमएस करंट पूछ लिया, अभी तो बताया था आई आरएमएस क्या होता है, वी आरएमएस बाई, ठीक है आई आरएमएस ये ना वी आरएमएस बाई जेड, तो वी आरएमएस की वैल्यू कितनी है, इफेक्टिव वोल्टेज पहले दे रखी है 50 डिवाइड बाई जेड, कैलकुलेट करना पड़ेगा, जेड का फॉर्मूला आपको बता ही रखा है क्या होता है, अगेन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी इस पूरे का स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करना, जेड आएगा यहाँ पे, जेड की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हम बार बार रिपीट करें इसी चीज को, एक्सएल कैसे कैलकुलेट करना है और एक्ससी कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, सिंपल है ना, हो जाएगा, ओके कर लेना, फ्रीक्वेंसी वगैरह इसमें दे रखी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 50 बाई पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखिए अरे ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन है इसमें लिखा है एक फिगर आपको दिख रहा होगा, कैपेसिटर है और एक रजिस्टर यहाँ पे जुड़ा है और आगे एक बल्ब है, तो डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन पे आते हैं, क्या पूछा है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज डबल, अगर कैपेसिटर की प्लेट की सेपरेशन जो है डबल कर देंगे, कीपिंग आर को हम सेम रखेंगे, फ्रीक्वेंसी को भी सेम रखेंगे, तो पूछा क्या इसने, ग्लो ऑफ बल्ब बी अफेक्टेड, ये जो बल्ब जो ग्लो कर रहा है ना, ये इसका ग्लो किस तरह से अफेक्ट करेगा, उसमें क्या चेंज आएगा अगर आप कैपेसिटर की प्लेट के बीच का सेपरेशन को डबल करोगे। देखो कैपेसिटर का टॉपिक आपने पढ़ा है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो कह रहा है ये डी दिख रहा है आपको, ये कैपेसिटर दिख रहा है ना, चलो इधर बना लेते हैं, जैसे ये कैपेसिटर है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी ये डी ये होता है भाई, अगर इस डी को डबल करोगे तो कैपेसिटेंस आपको पता आधा रह जाएगा, हाफ हो जाएगा, कैपेसिटेंस कम हो गया, अगर कैपेसिटेंस कम हो गया तो जेड की वैल्यू क्या करेगी, देखो इंडक्टर तो है नहीं इसमें, तो अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो जाएगी तो क्या होगा, जेड की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, आप देख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, यहाँ पे एक्सएल नहीं है ध्यान रखना, सिर्फ एक्स सी है तो उसका स्क्वायर इस तरह से, और एक्स सी को हम क्या लिखते हैं, इक्वल टू ऐसे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स सी जो है इसको 1 बाई ओमेगा सी लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखो अगर सी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, सी की वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू अगर डिक्रीज कर रही है, कम हो रही है, तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी तो अल्टीमेटली जेड की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी, और जेड अगर बढ़ेगा तो सर्किट में करंट जो है, आपको पता है करंट क्या होता है, वी बाई जेड होता है ना, तो जेड अगर बढ़ेगा तो सर्किट में करंट कम हो जाएगा, तो बल्ब जो है वो कम ग्लो करेगा, ठीक है, पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, आर को डिक्रीज कर दे, कीपिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड फ्रीक्वेंसी सेम, देखो अगर आर को डिक्रीज करोगे, आर को कम करोगे, बाकी सारा सेम, आर को कम करोगे जेड कम हो गया, जेड अगर कम हो गया तो करंट बढ़ जाएगा, तो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। तीसरा पार्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज डिक्रीज, एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर दी जाए, बाकी सारा सेम, अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करोगे, फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई तो ये डिनोमिनेटर में फैक्टर जो ये कम हो जाएगा, ये कम हो गया तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ गई, ये वैल्यू बढ़ी तो जेड की वैल्यू बढ़ी, जेड बढ़ा, अगर जेड इंक्रीज किया तो करंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो थर्ड पार्ट में बल्ब क्या करेगा, कम ग्लो करेगा। क्वेश्चन पूछा था 2023, आगे चलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इन द सीरीज, क्या कर रहा है ये, एलसीआर सर्किट ऑन बिलो व्हिच वन लीड्स द फेज करंट और वोल्टेज, ठीक है। देखो पहले पार्ट का तो ये आपसे क्या पूछा हुआ है, वैल्यू ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज, तो आपने एलसीआर सर्किट आपने पढ़ा हुआ है, एलसीआर सर्किट के अंदर जब हम क्या करते हैं, हम फेज का डिफरेंस देखते हैं बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज, तो हमको दिखता है पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस देखने को मिलता है, और वोल्टेज जो है वो पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस से आगे रहती है किससे, करंट से, ठीक है, और कैपेसिटर में थोड़ा अपोजिट हो जाता है, वहां पे क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, तो यही चीज आपसे पूछे तो आप ये बता सकते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, विदाउट मेकिंग एनी अदर चेंज फाइंड द वैल्यू ऑफ द एडिशनल कैपेसिटर C1 टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद कैपेसिटर C, ये जो कैपेसिटर दिख रहा है, कह रहा है इसके साथ कोई एक दूसरा कैपेसिटर आप पैरेलल में जोड़ोगे, उसकी वैल्यू आपने बतानी है, उसको नाम भी इसने दे दिया, उसको C1 बोल दिया, जोड़ना पड़ेगा, क्यों, ताकि पावर फैक्टर सर्किट का 1 हो जाए, सर्किट का पावर फैक्टर 1, अभी आपको बताया था कोस थीटा, ये पावर फैक्टर होता है इक्वल टू क्या लिखते हैं, R बाय जेड, ये 1 कब होगा,
ये 1 तभी होगा जब जेड की वैल्यू किसके बराबर आएगी, आर के बराबर आएगी। और जेड की वैल्यू आर के बराबर आने का मतलब क्या है, एक्स एल किसके बराबर हो जाएगा, एक्स सी के बराबर हो जाएगा। एक्स एल कितना होता है आपको पता है, ओमेगा एल होता है। एक्स सी क्या होता है, 1 बाई ओमेगा सी होता है। तो यहाँ से वही सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 1 बाई ओमेगा स्क्वेयर एल। सी की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगी, 1 बाई ओमेगा स्क्वेयर एल आएगी। देख लीजिए, तो मेरे को सी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 बाई ओमेगा कितना है यहाँ पे, इधर हाँ ये इक्वेशन दे रखी ना, यहाँ से ओमेगा है 1000, तो लिख देते हैं यहाँ पे 1000 यानी कि 10 की पावर 3 है, उसका स्क्वायर करो तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। और एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू 100 मिली हेनरी, 100 मिली कितना होता है, 10 की पावर माइनस का 3 हेनरी। तो कितना बचेगा ये बचेगा 10 की पावर माइनस का 1 हेनरी, ठीक है ना। तो 10 की पावर यहाँ पे माइनस का 1 आएगा। तो अल्टीमेटली आप देखोगे तो कितना हो जाएगा फिर ये जो है ना 10 की पावर कितना बचेगा, 5 बचेगा, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस का 5 हो जाएगा, है ना। तो 10 की पावर माइनस का 5 क्या लिखोगे इसको, फेराड कैपेसिटर को, या फिर आप बोल सकते हो 10 माइक्रो फेराड। यानी कि इस सर्किट के अंदर हमको कैपेसिटेंस की वैल्यू 10 माइक्रो फेराड चाहिए, तब जाके क्या होगा, पावर फैक्टर 1 आएगा, तब जाके पावर फैक्टर 1 आएगा। लेकिन कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है फिलहाल सर्किट में, 2 माइक्रो फेराड चाहिए, कितनी 10, कैसे बनेगी, पैरेलल में कैपेसिटर जोड़िए जिसका कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8 माइक्रो फेराड। 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, हमको 10 ही तो चाहिए। तो जो पैरेलल में जो कैपेसिटर जुड़ेगा उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी चाहिए हमको, 8 चाहिए। क्वेश्चन पूछा था 2017। नेक्स्ट देखिए, देखो क्या करा, एन इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है, सीरीज में जोड़ दिया बल्ब के साथ। हाउ वुड द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब चेंज व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स इन द इंडक्टर इज रिड्यूस्ड। क्वेश्चन कुछ वैसा ही है जैसे हम करते आ रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स अगर इंडक्टर में क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, देखो एल का फॉर्मूला बताया था क्या होता है, ठीक है, म्यू नोट एन स्क्वायर ए एल ऐसा कुछ होता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर क्या करेंगे उसमें रिड्यूस करेंगे तो एल की वैल्यू घटेगी, एल की वैल्यू अगर डिक्रीज करेगी तो क्या होगा, एक्सएल क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। एक्सएल अगर डिक्रीज करेगा तो क्या, जेड की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और जेड की वैल्यू अगर डिक्रीज करेगी तो ऑब्वियसली करंट की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो पहले पार्ट में तो बोलूंगी बल्ब जो है वो ज्यादा ग्लो करेगा, है ना। देखो सर्किट में क्या सिर्फ इंडक्टर जुड़ा है ना, सिर्फ इंडक्टर है और सीरीज में जोड़ दिया बल्ब के साथ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो जेड है ना, जेड को आप ऐसे ही लिखोगे, देखो वायर है तो वायर का कुछ अपना रेजिस्टेंस तो रहता ही है ना, तो आर स्क्वायर प्लस कैपेसिटर नहीं है तो सिर्फ एक्सएल है तो एक्सएल का स्क्वायर है। अब अगर एक्सएल बढ़ रहा है तो जेड भी बढ़ रहा है ना। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, आयरन रोड को इंसर्ट करोगे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवाया जा चुका आपको। आयरन रोड को इंसर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, एल बढ़ जाएगा, एल बढ़ेगा तो एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी, एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी तो जेड की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ जाएगी, और जेड की वैल्यू बढ़ जाएगी तो सर्किट में करंट कम हो जाएगा, हो ना। सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हो तुम तो उससे क्या होगा, सर्किट में करंट कम ही हो जाएगा, तो तब भी क्या होगा करेगा, बल्ब जो है वो कम ग्लो करेगा, है ना। तीसरे पार्ट में है अ कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस इज इंसर्टेड इन द सीरीज। एक कैपेसिटर और हम ले आए सीरीज में जोड़ दिया इसको, है ना। देखो पहले सिर्फ इंडक्टर था और ऐसे बल्ब था, अब क्या किया, इधर एक कैपेसिटर भी हमने लगा दिया। लेकिन कैपेसिटर लगाने के बाद क्या हो गया कि ये सिचुएशन आ गई, एक्स एल इक्वल टू क्या हो गया, एक्स सी के बराबर हो गया। तो फिर क्या होगा, अब देखो अगर ये रेजोनेंस की कंडीशन आ जाएगी तो आपको पता है जेड किसके बराबर हो जाता है, आर के बराबर हो जाता है। अब तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, काफी कम होगी, सिर्फ आर के बराबर आ गई। तो जेड अगर क्या हो गया, कम हो गया तो सर्किट में करंट बढ़ जाएगा, तो बल्ब क्या करेगा, थर्ड केस में ज्यादा ग्लो करेगा, है ना। क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा देखो ये क्वेश्चन जो है ना, यही पर इसी का पार्ट है। देखो क्या पूछा इसमें, पहले पार्ट में क्या है, सो दैट आइडियल इंडक्टर डज नॉट डिसिपेट पावर इन एसी सर्किट, ठीक है। तो पहला पार्ट बेसिकली तुम खुद कर लोगे, बेसिकली मैं सेकंड पार्ट यहाँ पे करवाने के लिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया था। तो पावर डिसिपेशन, देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, E इंटू आई होता है ना। और अगर आप किसके लिए लिखोगे, किसी इंडक्टर के लिए लिखोगे तो वहां पे क्या लिखोगे आप, ऐसे E नोट साइन ओमेगा टी, और करंट के लिए क्या लिखोगे, आई नोट साइन। अब देखो इंडक्टर के केस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं होते, करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं होंगे, वोल्टेज का फेज करंट से ज्यादा होगा, तो यहाँ पे लिखोगे साइन
ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 ऐसा करके कुछ लिखोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, एवरेज पावर निकालोगे पूरे साइकिल के लिए 0 से टी के लिए। तो एवरेज पावर जब आप निकालोगे तो आप वहां पे पाओगे कि पावर जो आएगी ना, नेट जो पावर आपको डिसिपेशन हो रहा होगा वो कितना आएगा, वो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आप कर सकते हो। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, वेरिएशन दे रखे हैं यहाँ पे किसका, इंडक्टिव रिएक्टेंस का, किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। तो पहले पार्ट में देखो क्या पूछ रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू बताइए, कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस। अब आप ये देखिए इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको, स्लोप कहीं से भी आप करके देख लीजिए। स्लोप यानी कि क्या, इधर देखो एक्स एल क्या होता है हमारे पास, एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल, ठीक है। इक्वेशन नंबर बोलो 1 को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू इंडक्टेंस एल, तो क्या मिलेगा आपको, डी एक्स एल बाई डी एल इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ओमेगा, वेट विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी अगर हम क्या करें इसको, विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएट कर, देखिए विद रिस्पेक्ट टू डी न्यू फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा 2 पाई, ओके, और ये एल ऐसे मिलेगा 2 पाई एल। तो डी एक्सएल बाई डी न्यू यही तो स्लोप है इसका। और स्लोप आप देख लीजिए कहीं से भी स्ट्रेट लाइन मिल रहा है आपको, कितना मिलेगा 20/100, कितना मिल रहा है आपको, इक्वल टू 20 बाई कितना 100। हमको वैल्यू चाहिए, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, एल की वैल्यू पूछ रहा है, तो एल कितना आएगा, एल इक्वल टू ये देख लीजिए 1/5 हो गया ना, 1/5, और ये 2 पाई जो है ना ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा इधर, 2 पाई तो कितना आएगा 1/10 पाई हेनरी, ओके, कितना आएगा 1/10 पाई हेनरी, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आ गई, इंडक्टेंस वैल्यू। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, व्हेन दिस इंडक्टर इज यूज्ड इन सीरीज विद कैपेसिटर ऑफ अननोन वैल्यू एंड रजिस्टर की वैल्यू आपको दे रखी है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अकर इन द सर्किट, ठीक है ना। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। देखो मैक्स इसने लिख दिया कि मैक्सिमम पावर डिसिपेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। और मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होता है किसी भी एलसीआर सर्किट के अंदर, जो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन है वो कब होता है, वो रेजोनेंस पे होता है। रेजोनेंस यानी कि जब एक्स एल किसके बराबर होगा, एक्स सी के बराबर होगा, ठीक है। तो यही कंडीशन लगा के हम सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आपको पता ये होता है ओमेगा एल, ये होता है 1/ओमेगा सी। आपको सी की वैल्यू चाहिए तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर एल। एल मैंने आपको बता दिया, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, और न्यू की वैल्यू इसने 300 दे रखी है, आप वैल्यू पुट करना इसमें, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था 2020, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये देखो क्या कह रहा है, अच्छा अब जो है ना ये ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कोइल ऑफ एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। आपको पता है ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हम यूज करते हैं। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, आप नोट कर सकते हैं इसको। फॉर्मूला में नोट कर देता हूं, नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बहुत ज्यादा। NS/NP इक्वल टू ES/EP इक्वल टू IP/IS इक्वल टू सम कांस्टेंट K, ओके। एक फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ट्रांसफॉर्मर के जितने भी आप क्वेश्चन करोगे लगभग हर क्वेश्चन में आप इसका इस्तेमाल करोगे। NS आपको पता होना चाहिए क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोइल। NP क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोइल। ES क्या है, ES है EMF या फिर आप बोलोगे वोल्टेज इन सेकेंडरी, और EP क्या है, वोल्टेज इन प्राइमरी। IP करंट इन प्राइमरी, IS क्या है, करंट इन सेकेंडरी। और K जो है कांस्टेंट होता है आगे चल के, उस K को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। सीबीएसई ने इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ पहले, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ठीक है। यूनिटलेस क्वांटिटी होती है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पहले सीबीएसई ने पूछा है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसके अंदर आपको NS NP की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और EP की वैल्यू दे रखी है। पूछा क्या है, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, तो ES पूछ लिया। देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से। तो ES कितना बनेगा, आप देख लो इधर से, ये NS/NP
और मल्टीप्लाई में क्या करोगे, ईपी करोगे, है ना। तो देख लीजिए एनएस की वैल्यू कितनी है, इसमें लिखा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पेक्टिवली लिखा ना। तो सेकेंडरी में तो कितने हैं, 25 हैं, और प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 650 है, 650। और प्राइमरी कोइल ऑफ द ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू 240, प्राइमरी में कितना है 200, इधर लिख देते हैं 240। सोल्व कर लीजिए इसको, देखो कितना आएगा। सोल्व करेंगे तो 25 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो 25 दूनी 50, और 25 के 150 हो गया, है ना। 26 से देखो ये डिवाइड होता है कि नहीं होता। ठीक है, 26 में देख लीजिए डिवाइड होता है कि नहीं होता, 26 के टेबल पे। ठीक है, चलो देख लीजिए। ठीक है, तो 26 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आपको मिलेगा। चलो एक बार 2 पे डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 13 आएगा, यहाँ पे 1 2 0 आएगा, फिर 13 से डिवाइड करोगे, 13 से इसको क्या करो, डिवाइड कर लो। 13 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 9 पे जाएगा ना, 9, 13 9 से कितना होता है, 117 होता है ना। 3 बचेगा, डेसिमल लगाओगे, और 2 लगभग है।
चलिए देखिए, कुछ वॉइस का इशू था, ऑडियो में प्रॉब्लम थी। देखिए इसका जो है ना बी पार्ट हम डिस्कस करेंगे। ए पार्ट देखो अगेन वही रिपीट हो रहा है बार बार, ट्रांसफॉर्मर क्या है, प्रिंसिपल क्या है, डायग्राम बनाओ, ठीक है ना। तो आप बना दोगे ना डायग्राम ऐसे, ठीक है। आयरन कोर होती है इस तरह से, और इस तरह से एक कोयल ऐसे लपेट दोगे यहाँ पे, एक इधर हो जाएगी, ठीक है। एक को बोलोगे, इसको प्राइमरी बोलोगे, इसको हम सेकेंडरी बोलेंगे। और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा के, लोड रजिस्टर, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, आउटपुट हम ले लेंगे। ओके, और ये हम जोड़ देंगे कैसे, सप्लाई के साथ, ये सिंबल होता है ना ऐसे, इनपुट सप्लाई। ओके, तो ये इसका डायग्राम है वो बना दोगे आप, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। चलिए सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या करा है, जो मैंने आपको बोला था कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा था, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। देखिए, प्राइमरी ऑफ एन आइडियल स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर हैज 100 टर्न्स, है ना, यानी कि लिखा है यहाँ पे एन पी कितना दे रखा है इसने, 100। एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कैसे मैंने इसको लिखा था वहां पे उस फॉर्मूले, वो भी कितना है, 100 है। द इनपुट वोल्टेज एंड पावर आर रिस्पेक्टिवली, इनपुट वोल्टेज यानी कि ई पी कितना है, इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट है। और पावर कितनी दे रखी है, इनपुट पावर 1100, ठीक है, 1100 पी लिख देता हूँ इसको, 1100 वाट, ठीक है। क्या पूछा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, देखिए क्या पूछा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। एक बार फिर से मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या था वो, एन एस बाई एन पी इक्वल टू ई एस बाई ई पी इक्वल टू आई पी बाई आई एस इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, 100 दे रखी है। तो पहले पार्ट में नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में, यानी कि आपसे एन एस पूछा है, एन पी दे रखा है, तो कितना आएगा फॉर्मूला देख लीजिए, एन एस कितना आएगा, 100 को मल्टीप्लाई करो एन पी से, एन पी कितना है 100, तो 10 की पावर 4 आ गया भाई, कितना आ गया, 10 की पावर 4। दूसरे पार्ट में करंट इन प्राइमरी, आपसे आईपी पूछा है, लेकिन उसके लिए आपको देखो आईपी कितना होगा, आईपी इक्वल टू उधर मल्टीप्लाई करोगे 100 इंटू आई एस, उसके लिए आपको आई एस चाहिए होगा। अलग से एक बार आई एस फाइंड कर लेते हैं, कैसे फाइंड करेंगे आई एस, देखिए करंट इन प्राइमरी पूछा है, और प्राइमरी के अक्रॉस क्या दे रखा है इसने, अच्छा हाँ एक मिनट, ठीक है, करंट इन प्राइमरी इसने पूछा हमसे। देखो उसके लिए हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके लिए हमको आई एस चाहिए होगा। उसकी बजाय आप ये देखो, इसने हमको इनपुट पावर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1100 वाट। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ईपी इंटू आई पी इक्वल टू 1100 है, हमको चाहिए आईपी, ये बन जाएगा आपका 1100 डिवाइडेड बाई ईपी की वैल्यू कितनी है, 220 है, कितनी है 220, कैंसिल कर दो, 11 से 2 5 एम्पियर आएगा, कितना आएगा अभी 5 एम्पियर आ जाएगा। तीसरे पार्ट में पूछा वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, ठीक है ना, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी ईएस पूछा है, तो ईएस कैसे लिखो, यहां से देख लीजिए, ईएस क्या आएगा, ईएस इक्वल टू 100 इंटू ईपी मल्टीप्लाई में, ईपी की वैल्यू कितनी है 220, लिख लीजिए 220, ये आएगा आपका 22 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट, ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया करंट इन सेकेंडरी। अच्छा आप पूछा क्या इसमें, करंट इन सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में करंट पूछा तो यहाँ से आप फाइंड कर लोगे, है ना। आई एस कितना आएगा, आई एस इक्वल टू आई पी बाई कितना 100 करोगे, आईपी की वैल्यू कितनी है 5 बाई 100 हो जाएगा, यानी कि 0.05 एम्पियर हो जाएगा। लास्ट पार्ट में क्या पूछा, पावर इन सेकेंडरी, तो फॉर्मूला ये लगा देंगे कर लेना, ठीक है, ई एस और यहाँ पे आई एस, दोनों वैल्यू आपको बता रखी है, ई एस भी आपको पता है, ई एस लिखा हुआ है ये देखो ये रहा, और आई एस की वैल्यू वो रही, दोनों को मल्टीप्लाई करो, पावर आएगी, यूनिट लिखना वाट में, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका सीबीएसई 2016 का, ठीक है। चलिए ओके, तो यही था आज के लिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फिजिक्स फ्रेम को अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है।